एजुकेशन जीवन की तैयारी नहीं, ये अपने आप में ही एक जीवन है। जॉन डेवी। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं चंदर उदय सिंह, एक शिक्षक हूं और वर्तमान में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सन्नासर डिस्ट्रिक्ट रामबन में कार्यरत हूं। आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं विषय हिंदी, कक्षा 10 अध्याय 9, जिसका शीर्षक है सपनों के से दिन। इसके लेखक गुरदयाल सिंह। आज हमारा उद्देश्य रहेगा लेखक परिचय और अध्याय के प्रश्नों के उत्तर सरलता से कर पाना। तो आइए शुरू करते हैं। सपनों के से दिन, गुरदयाल सिंह द्वारा लिखित। आज की हमारी गतिविधि केंद्रित होगी लेखक परिचय तथा प्रश्न अभ्यास पर। आज हम पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों में से 1 से 4 प्रश्न तक के उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम लेखक परिचय करेंगे। गुरदयाल सिंह का जन्म 10 जनवरी 1933 को पंजाब के जैतों में हुआ। 12-13 वर्ष की आयु में जब वह कुछ सोचने समझने लायक हो रहे थे, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा ताकि बढ़ई के धंधे में वह अपने पिता की मदद कर सकें। गुरदयाल सिंह एक पंजाबी साहित्यकार थे जो उपन्यास और कहानी लेखन में इन्हें 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके उपन्यास मड़ी दा दीवा, अंधे घोड़े का दान का सभी पंजाबी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और इनकी कहानियों पर आधारित फिल्में भी बनी हैं। अमृता प्रीतम के बाद गुरदयाल सिंह दूसरे पंजाबी साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। गुरदयाल सिंह आम आदमी की बात कहने वाले पंजाबी भाषा के विख्यात कथाकार हैं। कई प्रसिद्ध लेखकों की तरह उपन्यासकार के रूप में गुरदयाल सिंह की उपलब्धि को भी उनके आरंभिक जीवन के अनुभवों के संदर्भ में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये गुरदयाल सिंह का लेखक परिचय या उनका जीवन परिचय था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक के उत्तर कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? उत्तर, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के इस अंश से यह सिद्ध होता है। इस पाठ में लेखक ने बचपन की घटना को बताया है कि उनके आधे से ज़्यादा साथी कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से है। सब अलग अलग भाषा बोलते हैं। उन्हें कुछ शब्द सुनकर तो हंसी ही आ जाती थी, परंतु खेलते समय सब की भाषा सब समझ लेते थे। उनके व्यवहार में इससे कोई अंतर ना आता था, क्योंकि बच्चे जब मिलकर खेलते हैं तो उनका व्यवहार उनकी
भाषा अलग होते हुए भी एक ही लगती है। भाषा अलग होने से आपसी खेलकूद मेल मिलाप में बाधा नहीं बनती। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लेखक ने ये कहा कि जब बच्चे खेलते हैं तो आपसी उनकी भाषा जो भी हो, वो चाहे अलग अलग बोलियां बोलते हैं, किंतु जब खेल रहे हैं तो उनकी एक ही बोली हो जाती है, खेल की बोली, और वो सबको समझ आ जाती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी? स्पष्ट कीजिए। पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी, ये हमें स्पष्ट करना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर, पढ़ते हैं। पीटी साहब बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। छोटी सी भी गलती उनके लिए असहनीय थी। प्रार्थना सभा की कतार भी यदि सीधी ना हो तो वे बच्चों को कठोर सजा देते थे। इसलिए जब कभी वे बच्चों को शाबाशी देते थे तो बच्चों को यह किसी फौजी तमगों से कम नहीं लगती थी। ठीक है, ये हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर, कि पीटी साहब जब बहुत कठोर थे, बहुत अनुशासन प्रिय थे, किंतु जब वो शाबाशी देते थे तो बच्चों को ये फौजी तमगों सी लगती थी। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं, आइए। नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन क्यों उदास हो उठता था? है ना, जब कभी नई क्लास में जाना है, नई कक्षा में बैठना है, तो लेखक का बालमन उदास हो जाता था। क्यों हो जाता था? आइए उत्तर पढ़ते हैं। नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन उदास हो उठता था, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उन्हें हेडमास्टर साहब द्वारा प्रबंध की गई पुरानी किताबें ही मिलती थी। वे भी अन्य बच्चों की तरह नई श्रेणी में नई कॉपियां और किताबें चाहते थे, जो उन्हें नहीं मिल पाती थी। इसलिए वे उदास हो जाते थे। है ना बच्चों, जब भी हम नई क्लास में जाते हैं, नई कक्षा में बैठते हैं, नया बैग, नई बुक्स, नई किताबें, नई पुस्तकें, नई नोटबुक्स, नई अभ्यास पुस्तिकाएं, सब कुछ हम नया नया, नई यूनिफॉर्म हम चाहते हैं, और हम बहुत खुश होते हैं जब हम नेक्स्ट कक्षा में जाते हैं, अगली कक्षा में जाते हैं। किंतु यहाँ जो लेखक हैं गुरदयाल सिंह, उनको पुरानी किताबें और पुरानी कॉपियाँ ही लेनी पड़ती थी, मतलब नई कॉपियाँ लेनी पड़ती थी और पुरानी किताबें ही, वो भी हेडमास्टर साहब उनका प्रबंध करते थे। इसलिए उनका बालमन उदास हो जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आज का हमारा चौथा प्रश्न है। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता था? ठीक है, प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता था? ये इसका उत्तर है। आइए पढ़ते हैं। स्काउट परेड में लेखक साफ सुथरे धोबी के धुले कपड़े, पॉलिश
किए हुए बूट, जुराबों को पहनकर जब लेखक ठक ठक करके चलता था तो वह अपने आप को फौजी से कम नहीं समझता था। उसके साथ ही जब पीटी मास्टर परेड करवाया करते और उनके आदेश पर लेफ्ट टर्न, राइट टर्न या अबाउट टर्न को सुनकर जब वह अकड़ कर चलता तो अपने अंदर एक फौजी जैसी आन बान शान महसूस करता था। ठीक है बच्चों, तो अब हमने देखा कि स्काउट परेड करते समय लेखक अपने आप को एक महत्वपूर्ण आदमी या एक फौजी जवान क्यों समझने लगता था, क्योंकि स्काउट परेड करते वक्त वहाँ पर साफ सुथरे धोबी के धुले हुए कपड़े पहनते थे और पॉलिश किए हुए बूट पहनते थे और पीटी मास्टर की जो अबाउट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न की जो आवाज़ थी उस पर जब वो ठक ठक कर कर चलते थे तो अपने आप को फौजी जवान समझते थे। ठीक है, तो ये आज हमारे लेखक परिचय और आज प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक के उत्तर आज हमने किए। तो इसके बाद के जो प्रश्न और उत्तर हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। प्रस्तुतकर्ता चंद्रोदय सिंह, टीचर, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सनासर, डिस्ट्रिक्ट रामबन। धन्यवाद।